मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारी जो अगली पोइंट चल रही थी वो थी माय गुड राइट हैंड। हमने माय गुड राइट हैंड के टेक्स्ट का अध्ययन किया, उसके अबाउट द पोइंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने 5 और 6 क्वेश्चन भी कर लिए। उसके जो हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम आगे देख रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, आप देखो क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट नॉट नीड द फ्रेंड्स एनीमोर। व्हाई नीड की नीड का अर्थ होता है जरूरत या आवश्यकता। अब जो कवि था उसको अपने मित्रों की जरूरत क्यों नहीं, कि अब जो कवि है उसको अपने मित्रों की आवश्यकता क्यों नहीं। देखो आंसर, व्हेन द पोएट वाज वेरी मच इन ट्रबल, जब कवि था वो बहुत ज्यादा परेशानी में था। ड्यू टू हिज पॉवर्टी, किसके कारण, हिज पॉवर्टी। पॉवर्टी पहले भी निकाल चुका, पॉवर्टी का अर्थ होता है गरीबी। वो गरीबी के कारण बहुत अत्यधिक परेशानी में था। और हिज फ्रेंड डेजर्टेड हिम, डेजर्टेड का मीनिंग मैं पहले आपको बता चुका हूँ। डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना। जो उसके मित्र ने उसको छोड़ दिया था, उसके जो मित्र थे वो उसको छोड़ के चले गए थे। देन ही डिसाइडेड टू बिलीव, डिसाइडेड होता निश्चय करना, बिलीव होता विश्वास। तब उसने विश्वास करने का निश्चय किया, किस पे, इन गॉड, भगवान पे, एंड ओवर हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम में। जब कभी परेशानी में था, किसके कारण, गरीबी के कारण, तब उसके मित्र उसको छोड़ के जा चुके थे। तब उसने भगवान में तथा अपने कठिन परिश्रम में विश्वास करने का निश्चय किया। एंड सून ही बिकम रिच, और जल्दी वो क्या बन गया, धनी बन गया। बिकम होता है बन जाना, रिच होता है अमीर या धनी। सो नाउ द पोएट डज नॉट नीड, अब इसलिए कवि को जरूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी किसकी, दोज, उनकी। कौन से, फेर बेहतर होता है स्वार्थी फ्रेंड्स एनीमोर। अब कवि को अपने उसके जो स्वार्थी मित्र थे उनकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम। इंस्पिरेशन होती है प्रेरणा, गेट होता प्राप्त करना। हम इस कविता से कौन सी प्रेरणा प्राप्त करते हैं कि यह हमें किस प्रकार से इंस्पायर करती है, हमें प्रोत्साहित करती है, किस प्रकार से प्रोत्साहित करती है। देखो इसमें जो इंस्पिरेशन होती है वही बात होती है। इंस्पिरेशन में क्या बताया गया, इसके द्वारा जैसे मान लो कि दिस पोएम टीचर्स, कि ये हमें जो पोएम हमें सिखाती है, किसके बारे में सिखाती है भाई, हम इस पोएम से कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब लेसन का भी मतलब होता है सीख, जो सीख की होती है। हम इससे जो पोएम है इससे कौन सी सीख प्राप्त कर रहे हैं, कौन सी प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, या ये जो पोएम है हमें किस प्रकार से प्रोत्साहित कर रही है। देखो द पोएम इंस्पायर्स अस, ये कविता हमें प्रोत्साहित करती है टू बिलीव इन गॉड, बिलीव होता विश्वास करना, इन गॉड होता भगवान में, एंड ऑन हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम में। कि ये कविता हमें प्रोत्साहित करती है कि हमें किस पे, भगवान पे तथा अपने कठिन परिश्रम पे विश्वास करना चाहिए। We should not depend on our friends, हमें किस पे निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने मित्रों पे। एंड एक्वाइटेंस जो था परिचित, अपने जो परिचित तथा मित्र है उन पे जो डिपेंड होता है निर्भर, उन पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। फॉर हेल्प, सहायता के लिए। क्या नहीं करना चाहिए हमें, सहायता के लिए दूसरे व्यक्ति पे, जो हमारे मित्र और जो रिलेटिव है, एक्वाइटेंस है या कंपेनियंस है, उन पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंस होना चाहिए। गॉड हेल्प दोज, भगवान उनकी सहायता करता है, वो हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं की सहायता करते हैं। तो हम यदि परिश्रम करेंगे तो ही भगवान हमारी सहायता करेगा, अन्यथा भगवान हमारी हेल्प नहीं करेगा। सो वी मस्ट हैव फुल फेथ इन हार्ड वर्क, तो हमें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम पे पूरा विश्वास करना चाहिए। हार्ड वर्क इज आवर ट्रू फ्रेंड, कठिन परिश्रम भी हमारा क्या है, सच्चा मित्र है। वो हमारे साथ किसी भी परिस्थिति होगी वो हमें छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि हमारा हार्ड वर्क है तो वो हमें किसकी तरफ ले जाएगा, सक्सेस की तरफ ले जाएगा, ना कि फेलियर की तरफ ले जाएगा। अगला देखो, व्हाट इज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। इस कविता में जो गुड राइट हैंड है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। द गुड राइट हैंड इन दिस पोएम रिप्रेजेंट्स, इस कविता में जो गुड राइट हैंड है वो प्रतिनिधित्व करता है किसका, हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का और कठिन परिश्रम का। सबसे ज्यादा है तो ये बात ध्यान में रखो कि यदि ये आता है माय गुड राइट हैंड इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो सीधा है कि हार्ड वर्क का, और हार्ड वर्क ही होगा। सबसे बेस्ट तो ऑन हार्ड वर्क ही होगा, क्योंकि इस कविता में जो पूरी जो थीम है वो उसी के चारों तरफ घूम रही है कि हमें किस पे फेथ करना चाहिए, उसमें तो गॉड एंड हार्ड ऑन हार्ड वर्क। ये हमें भगवान पे तथा अपने कठिन परिश्रम
परिश्रम पे बिलीव करना चाहिए। और ये जो माय गुड राइट हैंड है, माय गुड राइट हैंड है, इसका ये रिप्रेजेंट, ये सिंबल है एक तरह का। सिंबल किसके लिए सिंबल आया हुआ है? आवर हार्ड वर्क के लिए, हमारे कठिन परिश्रम का सिंबल है। दोबारा देखो, द गुड राइट हैंड इन दिस पोएम रिप्रेजेंट्स, गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स, सॉरी, इन दिस पोएम रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। हार्ड वर्क होता है कठिन परिश्रम, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। कि इसमें जो ये गुड राइट हैंड है, ये कठिन परिश्रम और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तब कोई फेल और इविडेंस होता बुरे दिनों में, जब कभी बुरे दिनों में फंस गया था, he tried to find help from friends, उसने अपने मित्रों से सहायता पाने की कोशिश की थी, मित्रों से सहायता पाने की कोशिश की थी। ट्राइड होता कोशिश करना, फाइंड होता प्राप्त करना, हेल्प यानी सहायता, बट दे डिड नॉट हेल्प हिम, लेकिन उन्होंने उसकी सहायता नहीं की थी। सो ही ट्रस्टेड ऑन हार्ड वर्क, ट्रस्टेड, ट्रस्ट की सेकंड फॉर्म है, ट्रस्टेड का मतलब होता है विश्वास करना, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास करना, ये प्रति सेकंड फॉर्म के पास्ट सिंपल टेंस में लिख रहे हैं। सो ही ट्रस्टेड ऑन हार्ड वर्क, तब उसने किस पे विश्वास किया? कठिन परिश्रम पे। एंड सून ही बिकेम प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस होता समृद्ध, और जल्दी वो क्या बन गया था? समृद्ध बन गया था। अगला देखो, Which are the two things? वो कौन सी दो चीजें हैं? वो कौन सी दो चीजें हैं? That the poet puts his trust, जिसमें कवि अपना विश्वास रखता है, कवि उनपे विश्वास करता है। कौन सी दो चीजें? अब देखो, बार-बार मैं आपको शुरुआत में भी ये बता दिया कि कोई भी छोटी सी होती है और उसमें उसकी जो विषय वस्तु है वो चारों तरफ घूमती रहती है, विषय वस्तु चारों तरफ घूमती रहती है। कहीं ना कहीं बार ये, जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब सर बोलते हैं कि ये पढ़ावना है, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? वो की वही बात है, कभी अपना जो खुद पे तो किसमें करता है, ये बात मैंने आप गुड एंड हार्ड वर्क, बात तो वही है, वही दो चीजें हैं बस। अब इसमें क्या है? क्वेश्चन तो देखो, जैसे मान लो कि हमारी पोएम टेक्स्ट में जैसे मान लो कि 16 लाइन है, अब क्वेश्चन तो कितने बन गए? क्वेश्चन बहुत ज्यादा बन गए। बात तो वो की वही आएगी, अब अलग से हम उठा के रख नहीं सकते, अलग से यानी बाहर से हम कहीं उठा के नहीं रख सकते। वही बात आएगी, कभी जब पूरे दिनों में था तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके मित्र, कई बार आ जाएगा मित्र, कई बार आ जाएगा एक्वाइंटेंस, कई बार आ जाएगा रिलेटिव, कई बार आ जाएगा कंपेनियन, उनकी सहायता नहीं की, दे लेट हिम अप, वो उसको छोड़ के जा चुके हैं। कई बार आ जाएगा डेजर्टेड हिम, वो उसको छोड़ के जा, बात वो की वही है, उसी बात को क्या कर रहे हैं? तो रिपीट कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लगभग क्वेश्चन है उनका आंसर समान से आता रहेगा। इसका देखो, आप देखो, बात वो की वही घूम रही है, बात वो की वही घूम रही है। यदि हम क्वेश्चन को आराम से समझेंगे तो उसका आंसर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसा सोच रहे हो कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ आ जाए, वो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लगभग क्वेश्चनों का आंसर समान। अब इसमें देखो बात होती है द टू थिंग्स दैट, देखो क्वेश्चन है व्हिच आर द टू थिंग्स, वो कौन सी दो वस्तुएं हैं दैट द पोएट पुट्स हिज ट्रस्ट इन, जिसमें कभी विश्वास करता है। एक्सप्लेन, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो, द टू थिंग्स दैट द पोएट पुट्स हिज ट्रस्ट इन, जो दो वस्तुएं हैं जिसमें कभी विश्वास करता है, वो है कौन सी? गॉड एंड हार्ड वर्क। ठीक है, गॉड एंड हिज हार्ड वर्क कर दो, चाहे ओन हार्ड वर्क कर दो। द पोएट वंस फेल अपॉन इविडेंस, कभी एक बार दुख के दिनों में आ गया था, बुरे दिनों में आ गया था। अरे कई बार ऐसा भी हमें शुरुआत है, द पोएट फेल इन ग्रीफ बिकॉज़ ऑफ पॉवर्टी, ये ऐसा भी लिखते आ रहे हैं, वो भी लाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव डिड नॉट हेल्प हिम, उसके मित्र और जो उसके सगे संबंधी थे उन्होंने उसकी हेल्प नहीं की थी। देन ही बिलीव्ड, तब उसने विश्वास किया किस पे? इन गॉड, भगवान पे, एंड ओवन हार्ड वर्क, और स्वयं के कठिन परिश्रम पे। सून ही बिकम प्रोस्पियस एंड हैप्पी, और जल्दी वो क्या बन गया? समृद्ध बन गया और खुश बन गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम। अब देखो, कहीं ना कहीं हम थीम का अध्ययन कर सकते हैं। देखो, एक बात ध्यान में रखना हर स्टूडेंट को, यदि मार्किंग बनानी है तो अबाउट द पोएम पूरा लर्न करो। उसके बाद में पोएम में कुछ भी नहीं रहेगा, कहीं पे भी ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा जो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। इसमें देखो, डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम माय गुड राइट हैंड। अब इसमें देखो, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट सेज, कवि कहता है दैट व्हेन ही फॉल इनटू ग्रीफ, जब वो दुख में आ गया था। यहाँ पे हम जैसे मानो कि ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, द पोएट वंस फेल अपॉन इविल डेज, बात होगी वो बुरे दिनों में आ गया, ग्रीफ दुख में आ गया। हिज फ्रेंड्स डेजर्टेड हिम, उसके मित्र उसको छोड़ के जा चुके थे, भाई उसके जो मित्र थे वो उसको छोड़ गए थे। दे गेव हिम ओनली लिप सिंपैथी, लिप सिंपैथी होता शाब्दिक सहानुभूति,
शाब्दिक सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, लिंक होती है होठों से सहानुभूति होती है, उसको शाब्दिक सहानुभूति बोला जाता है। एक हमारे दे डिड देयर वर्ड, उन्होंने अपना धन छुपाया था। दे गिव ओनली कंसल, वे केवल उनको क्या दी थी, सलाह दी थी, अर्थात वो उनको लिंक सिंपैथी दी थी। ये हमारे टेक्स्ट में एक लाइन आएगी, Then he believed in God and on hard work. तब उसने किस पे विश्वास किया था, अपने कठिन परिश्रम पे तथा भगवान पे विश्वास किया था। And became prosperous very soon, और जल्दी वो क्या बन गया था, समृद्ध बन गया था। He overcame his sadness, और overcame होता बाहर निकलना या बाहर आना, his sadness and sorrow, और वो sadness होती है उदासीनता, sorrow होता दुख, वो अपने दुख से तथा उदासीनता से बाहर आ गया था। हार्ड वर्क लेट्स अप एवरी पर्सन, कठिन परिश्रम है वो प्रत्येक व्यक्ति को ऊपर उठाता है, अर्थात वो उसको जो पीड़ा तथा दुखदाई की स्थिति है उससे बाहर निकालता है। सो वी मस्ट वर्क हार्ड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। हमारे जो टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे के पूरे करवा दिए राउंड अबाउट। ये भी एक एक्स्ट्रा है, एक क्वेश्चन है जो डिस्क्राइब द थीम ऑफ द पोएम। मैंने आपको शुरुआत में अबाउट द पोएम बताया था, चाहे अबाउट द पोएम बोल दो, चाहे आप इसमें यह बोल सकते हैं माय गुड राइट हैंड का, जैसे मान लो कि थीम ऑफ द पोएम में भी आप लिख सकते हो। यदि समरी आ जाए तो समरी में भी लिख सकते हो। मैसेज ऑफ द पोएम भी लिख सकते हो। या यदि आ जाए हम इससे जो पोएम है इससे कौन सा लेसन मिलता है हमें, तो इंस्पिरेशन ऑफ द पोएम। हमारे जो आया था एक क्वेश्चन ऐसा जो व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, ये वही है जिसमें हम जैसे मान लो कि इस पोएम से हमें कौन सी प्रेरणा मिलती है या इससे जो कविता से हमें कौन सी सीख मिलती है, वो बात है कि यदि ये क्वेश्चन लिखो तो भी बेटर है। अबाउट द पोएम है उसके अंतर्गत से या बीच में से छांट के यदि आप समरी ऑफ द पोएम लिखो तो भी सही है, मैसेज ऑफ द पोएम लिखो तो भी सही है, यदि थीम ऑफ द पोएम लिखो तो भी सही है। नाम चेंज होते जाएंगे, पूरे जवाब समान आते जाएंगे। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप समरी अलग, अब लिखने का मेथड अलग होगा हर स्टूडेंट का। एक स्टूडेंट किस प्रकार से लिख रहा है, एक स्टूडेंट किस प्रकार से लिख रहा है। हमारे जो टेक्स्ट के क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए। अब हमारा जो आगे जो होगा वो होगा एक्सप्लेनेशन, जिसमें जो हमारे जितने भी स्टेंजे बनेंगे उन स्टेंजों की क्रम वाइज हर की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसमें यह होगा कि किस प्रकार से, जैसे मान लो कि ये विगत जो हमने अध्ययन किया था हमारी जो पोएम थी इश्क, उसमें मैंने आपको वो लिखने का तरीका बताया था रेफरेंस में सीधा एक बस वो की वो समान जो आपने इश्क पोएम में देखा है वैसा का वैसा ही करो। जैसे दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम का नाम आ गया माय गुड राइट हैंड, हमने उसमें क्या किया था, इश्क नाम लिखा था, और यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माय गुड राइट हैंड, ये नाम लिख देंगे। और उसके बाद में कंपोज बाय, उसमें हमने जेनेरेट लिखा था, इसमें हम लिख देंगे चार्ल्स मैकले लिख देंगे। बस दोनों बात, फर्क कुछ भी नहीं है। तो मैंने आपको बोला था कि चार आपकी जो पोएम चल रही है, चारों पोएमों के नाम है वो बढ़िया तरीके से आपको लर्न होने चाहिए, प्लस उनके जो पोएट के नेम है वो बढ़िया तरीके से होने चाहिए। तो एक नंबर आपका तो वैसे ही बन जाएगा, क्योंकि रेफरेंस में बस एक ही लाइन याद करनी है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। अब ये पोएम है तो माय गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैकले। यदि पहली पोएम में से आ रही है तो हम ऐसा लिख देंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेस्ट कंपोज्ड बाय जेनेरेट। अगली आ रही है, जैसे इससे अगली आ रही है तो उसी में भी यही लाइन जैसे रिपीट करते जाएंगे, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द लॉर्ड्स एंड कंपोज्ड बाय टोल्डर। तो हम जिस प्रकार से जैसे जैसे पोएम चलती जाएगी उसी प्रकार से नाम चेंजेस करते जाएंगे, उसमें क्या फर्क कुछ नहीं है। और उसके आगे जैसे मान लो कि कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत करो, जैसे मान लो कि द पोएट सेज, अब उसमें बस इतना लिखो किसके बारे में जो कवि हमें बोल रहा है। ये जो स्टेंजा आया हमारे पास 2 लाइन दिए या 4 लाइनों का स्टेंजा आया हुआ है, उसमें कवि हमें इन 4 लाइनों के माध्यम से क्या बताना चाह रहा है, मेन उसका मेन थीम है, वो थीम वहां पे लिख दो, बस उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत